आज के वीडियो सेशन में हम लोग जल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जल क्या होता है, जल के कुछ गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं और जल के अन्य रूप के बारे में पढ़ने वाले, जैसे कठोर जल, भारी जल, आशुत जल, मृदु जल, इन सभी जलों के साथ ये भी जानने वाले हैं कि हमारे चापाकल से जो पानी निकलता है कौन सा जल होता है, आशुत जल होता है कि कठोर जल होता है कि भारी जल होता है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं जल के नामकरण पे। तो जल का नाम जो होता है अलग अलग होता है। जैसे इसी जल को केमिस्ट्री की भाषा में एक्वा कहा जाता है। हिंदी में अगर आप पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे तो इसी जल को नीर के नाम से भी जाना जाता है। एक्वा का मतलब होता है जल, दैट मीन्स एक्वा से एक मशीन भी बना है हमारा जिसको एक्वा गार्ड कहा जाता है, जिससे हमारे घरों में वाटर की प्यूरिफाई किया जाता है, जल का फिल्टर किया जाता है, उसके बाद पीने योग्य उसको पानी बनाया जाता है। जल एक प्रकार का रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन पदार्थ होता है। रंगहीन का मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। स्वादहीन का मतलब इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है। और गंधहीन का मतलब इसमें कोई स्मेल या गंध नहीं पाई जाती। जल एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक होता है। अकार्बनिक यौगिक का मतलब क्या हुआ, यौगिक पहले समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जब आपस में मिलते हैं तो एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसको यौगिक के नाम से जाना जाता है। सिंपल से भाषा में समझिए कि जिसका सूत्र होगा, जिसका अणुसूत्र होगा वह यौगिक होगा, जिसका अणुसूत्र नहीं होगा यह यौगिक नहीं होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जल में देखिए तो H2O, इसका एक सूत्र पाया गया पार्टिकुलर, दैट मीन्स एक प्रकार का यौगिक है। ये किसका सूत्र है, गेस करिए। C12H22O11, ये किसका है, शुगर का है, चीनी का सूत्र है। मतलब ये भी एक प्रकार का यौगिक है क्योंकि इसका भी क्या है, पार्टिकुलर सूत्र। समझ में आ गया इतना बात। अगर इसका हम अणुभार निकाले तो अणुभार निकालने का तरीका क्या है, H2O डैट मीन्स 2 गुणे H प्लस O, तो 2 गुणे हाइड्रोजन का अणुभार परमाणु भार, 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना हो जाएगा 18। दैट मीन्स यहाँ पे इसका अणुभार कितना होता है बाबू, 18 होता है। समझ में आ गया इतना चीज। यह एक प्रकार, इसका अन्य नाम एक्वा या नीर होता है। यह रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन होता है। यह एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक समझ गए। अब अकार्बनिक यौगिक समझिए। पहले समझ लीजिए कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, वैसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जबकि अकार्बनिक यौगिकों में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाएगी। देखिए तो इसमें कहीं भी कार्बन है नहीं है, इसमें कार्बन है, हाँ है, इसका मतलब यह अकार्बनिक यौगिक है, यह कार्बनिक यौगिक। अ मतलब नहीं, कार्बनिक मतलब कार्बन, जिसमें कार्बन नहीं हो वह अकार्बनिक यौगिक होता है। समझ में आ गया बाबू इतना चीज। अब देखिए, एक बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। घनत्व को पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्लासरूम है, ठीक है, और आपके पास एक और क्लासरूम है, दोनों में सेम साइज का है। इसमें हम लोगों ने 100 बच्चों को बैठा दिया, इसमें हम लोगों ने 80 बच्चों को बैठा दिया। इसका मतलब दोनों में जगह उतना ही था, लेकिन इसमें 100 बच्चे बैठे, इसमें 80। दैट मीन्स ये जो पहले वाला है इसका घनत्व तो अधिक है और इसका घनत्व तो क्या है, कम है। तो घनत्व तो समझ में आ गया होगा। घनत्व तो मतलब घना है ना, घना समझ सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर ये चीज याद रखना है कि जल का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। दैट मीन्स मैंने लिखा है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व तो मैक्स होता है। मैक्स मतलब मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब अगर जल की कोणीय संरचना की बात करें तो कोणीय संरचना समझिए क्या होता है। यह हो गया हमारा जल। जल का स्ट्रक्चर बनाना हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, और इनके बीच में क्या होगा बाबू, बॉन्ड होगा। ठीक है, इनके बीच का ये जो एंगल होता है ना, इसी को कोणीय संरचना कहा जाता है। एंगुलर मोमेंटम इसको कहते हैं। तो कोणीय एंगुलर स्ट्रक्चर 104.45 डिग्री होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, पेपर में ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है। ठीक है, अब देखिए समझ में आ गया होगा कोणीय संरचना क्या होता है। अब यह जल जो होते हैं जनरली 4 रूप में पाए जाते हैं। 4 रूप में कौन कौन, एक होता है डिस्टिल्ड वाटर जिसको आशुद्ध जल कहा जाता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर जिसको मृदु जल कहा जाता है, एक होता है हार्ड वाटर जिसको कठोर जल कहा जाता है, और एक होता है हेवी वाटर जिसको भारी जल के नाम से जाना जाता है। कठोर जलों में इनकी कठोरता जो होती है, कठोरता वह 2 प्रकार से होती है। एक अस्थायी कठोरता होती है और एक अस्थायी कठोरता
गुणवत्ता होती है। तो अब हम लोग बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आशुत जल और मृदु जल के बारे में पढ़ लेंगे। दूसरे वीडियो में कठोर जल और इनकी अस्थायी और अस्थायी कठोरता के बारे में पढ़ लेंगे और तीसरे वीडियो में भारी जल के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझते हैं आशुत जल। इससे पहले आप इन सभी चीजों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल के गुण को हम लोग और पढ़ते हैं। देखिएगा, एक चीज मैं यहाँ पे लिखा था, इसको समझते हैं हम लोग। जल अगर जलीय अवस्था में रहेगा तो वह द्रव होगा, और इसी जल को जब आप जमा दीजिएगा, दैट मीन्स जब बर्फ बन जाएगा तो ठोस अवस्था में हो जाएगा, और जब इसी जल को हम लोग गर्म करेंगे तो ये वाष्प बन करके उड़ने लगा। तो ये जो वाष्प होगा हमारा, वह क्या होगा बाबू? गैस होगा। दैट मीन्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है, तो वो होगा हमारा जल। अगर वह द्रव जल में जलीय रूप में रहेगा तो द्रव, बर्फ के रूप में रहेगा तो ठोस, और वाष्प के रूप में रहेगा तो गैस होगा। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं आशुद्ध जल के बारे में। आशुद्ध जल जो होता है, यह जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है। अब इस बात को समझिए, क्यों होता है? क्योंकि इसमें केवल H2O पाया जाता है। क्या हम जो पानी पीते हैं उसमें बस H2O पाया जाता है? ऐसा तो नहीं ना, उसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, सोडियम पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा, है ना, तो उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन अशुद्ध जल जो होता है, इसमें केवल H2O पाया जाता है, इसलिए जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है। अगर पेपर में पूछेगा कि जल का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो वह क्या लिखेंगे हम लोग? अशुद्ध जल लिखेंगे। अब इसको हम पी सकते हैं कि नहीं पी सकते? इसको आप एकदम पी सकते हैं, लेकिन इसको पीने से कोई फायदा नहीं है। बस इसको पीने से आपकी प्यास बुझेगी, आपके शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनमें मिनरल्स की मात्रा नहीं पाई जाती। समझ में आ गया इतना चीज को? अब देखिए, यह जो होता है 0 ppm होता है। 0 ppm का मतलब, 0 ppm मतलब होता है पार्टिकल पर मिलियन। मतलब 1 मिलियन पार्टिकल में 0 को पार्टिकल मतलब इसमें मिला होता है, मतलब कुछ भी मिलावट नहीं होता है। केमिस्ट्री कहता है कि अगर आप जल में कुछ भी मिलाएंगे, किसी पदार्थ में किसी भी चीज को आप मिला दिए, तो वह अशुद्ध हो गया। ठीक है, इसलिए जल का सबसे क्या हो गया? शुद्धतम रूप हो गया। इसका उपयोग जो होता है वो बैटरी में घाव को साफ करने में, ठीक है, घाव वगैरह होता है तो उसकी सफाई करने में, जिसको कहा जाता है घाव को धोने में, और इंजेक्शन में किया जाता है। जैसे देखते हैं टाइफाइड वगैरह होता है तो डॉक्टर एक डिस्टिल्ड वाटर निकालता है और उसको पाउडर में घोल करके तब लगाता है ना, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो इसको कहा जाता है इंजेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। या छोटे छोटे बच्चों की दवाइयाँ आती है जिसको गर्म पानी में हम लोग करते हैं, तो वो उसमें अब तो पानी दे रहा है, वह डिस्टिल्ड वाटर ही होता है, अशुद्ध जल ही होता है, जिसमें दवा को हम लोग क्या करते हैं बाबू? घोलते हैं। समझ में आ गया? इसको प्राप्त कैसे किया जाता है? तो इसको प्राप्त किया जाता है आसवन विधि से। कौन सी विधि से बाबू? आसवन विधि, जिसको कहा जाता है डिस्टिलेशन मेथड। अब आसवन विधि क्या होता है समझिए। आसवन विधि में हम क्या करते हैं कि किसी बीकर में हम जल को ले लेते हैं, अशुद्ध जल को। कौन से जल को? अशुद्ध जल को। और इस अशुद्ध जल को बर्नर की सहायता से, ये क्या हो गया हमारा? बर्नर की सहायता से हम इसको गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो देखते हैं कि वाष्पन की प्रक्रिया होने लगती है, और वाष्प बन करके अशुद्ध जल उड़ने लगता है। और उड़ने लगता है तो यहाँ पे हम लोग एक कंडेंसर लगा देते हैं। कंडेंसर का मतलब होता है ठंडा करने वाला। जैसे आप लोग ठंड के दिनों में देखते होंगे, सॉरी गर्मी के दिनों में देखते होंगे कि सत्तू वाला जो दुकान पे होता है, वो सब क्या करता है? मटका के ऊपर लाल कपड़ा बांध देता है और उसके ऊपर क्या करता है? पानी मारते रहता है, जो एक कंडेंसर का काम करता है। तो यहाँ भी कंडेंसर एक लगा दिया जाता है, जिसके द्वारा ये जो वाष्प बन के उड़ रहा है, यहाँ से कंडेंस मतलब ठंडा हो जाएगा, तो ये क्या होगा? हमें पुनः जल प्राप्त हो जाएगा, और जो जल प्राप्त होगा वही हमारा होगा अशुद्ध जल, जिसको डिस्टिल्ड वाटर के नाम से जाना जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जी वर्षा का जल क्या होता है? कौन सा जल होता है? तो वर्षा जल भी अशुद्ध जल ही होता है, लेकिन यह ये 250 ppm हो जाता है। 250 ppm का मतलब पार्टिकल पर मिलियन। 1 मिलियन कण में 250 को पार्टिकल कण जो होता है, मतलब 1 मिलियन पार्टिकल में, 1 मिलियन कण में 250 गो कण जो होगा वो क्या होगा? मिला गया होगा, मिलावट होगा। और ऐसा क्यों होता है? यह 0 ppm होता है, लेकिन ये भी तो अशुद्ध जल है, ये भी अशुद्ध जल है। तो ये 0 ppm होता है, लेकिन ये 250 ppm कैसे हो जाता है? क्योंकि वायुमंडल में धूल कण होने के कारण यह आपस में मिल जाते हैं। जब देखते हैं आप लोग, बुजुर्ग लोग, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बारिश में नहाते थे, तो बुजुर्ग लोग कहते थे कि बारिश में नहा लो, लेकिन फिर भी जाकर के चापाकल के द्वारा नहा लो। क्यों? क्योंकि बारिश में जो
जो वायुमंडल होता है, जैसे हमें पता है कि बारिश कितने दिन पे होता है, सीजन वाइज सीजन होता है, तो पिछले 6-7 महीने में जितने भी धूल कण डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सारे वायुमंडल में होते हैं, और जब बारिश आता है तो वो वायुमंडल में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, वायुमंडल में बारिश के पानी में मिल जाते हैं, जिसके साथ आते हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं, हमारे शरीरों को, हमारे शरीर की चमड़ियों को हानि पहुंचाते हैं। समझ में आ गया इतना चीज। अब देखिए, तो क्वेश्चन ये उठे कि बताइए शुद्धतम रूप कौन सा हो गया, तो वर्षा जल की वर्षा जल होगा कि अशुद्ध जल होगा। एक चीज और दिक्कत कर रहा होगा आपको कि यह अशुद्ध जल कैसे हो गया, वर्षा कैसे होता है, वर्षा होता है, हम देखते हैं कि समुद्र में जो पानी होता है सेम चीज होगा, जो ये होगा ना, इसी को हम लोग कृत्रिम तरीके से करें, नेचुरल तरीके से भी आसवन विधि द्वारा जल प्राप्त होता है। कैसे समझिए, समुद्र में पानी होता है, पानी सूर्य के प्रकाश द्वारा गर्म होता है, वाष्प बन करके उड़ता है, बादलों में जाता है, और बादल जो होते हैं कंडेंसर का कार्य करते हैं, और कंडेंसर के कार्य करने के कारण वहां पे वाष्प जो होता है पानी में बदलता है, और हमें बारिश होती है जो अशुद्ध जल में। तो ये प्रक्रिया कृत्रिम तरीके से करें, लेकिन भगवान प्राकृतिक तरीके से भी वर्षा जल हो रहा है, वर्षा जल जो आ रहा है वो भी तो एक प्रकार से आसवन विधि द्वारा ही आ रहा है, कंडेंसेशन कर रहा है। कंडेंसर का काम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई कपड़ा लगाते हैं, सूती का बोरा वोरा लगा देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा कंडेंसर का काम हो जाएगा। लेकिन प्रकृति में भी अगर कंडेंसर का काम करना होगा तो वो हमारे बादल करते हैं। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया हो गया। अब आप लोग इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए। बाकी जितने जो मृदु जल बच गए, बाकी जितने जल हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।